अच्छा, जब आप अपना डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस की हेडिंग है, उसके बाद जो है वो ये सारी हेडिंग्स, हमने 9 हेडिंग्स पूरी करनी होती हैं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिचुएशनल एनालिसिस नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हमने जो एक अदद हमारे पास सिचुएशन आई है ना, ठीक है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, ठीक है, वो हमें जो है वो दे दी गई है, ठीक है, उसका हमने सिचुएशन एनालिसिस देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो उसमें हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि उसके स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड उसको हमने देखना है कि किस रीजन के अंदर, किस कंट्री के अंदर, ठीक है, ये डिज़ीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड की, इसने कितनी डेथ्स कॉज की, ठीक है, इसका प्रेवलेंस रेट क्या रहा। तो ये सारा जो हमने डाटा कलेक्ट करना होता है ना, ये डाटा, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें लाजमी आपने ये 2 बातें याद रखनी है। और इसमें मोस्टली जो बच्चे जो हैं वो 1-2 बच्चों ने मुझे सेंड की थी अपनी जो डेस्क रिव्यू उनकी असाइनमेंट थी, ठीक है, तो मोस्टली बच्चों को रेफरेंस का इतना आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ से भी आपने ये स्टार्ट वाला डाटा कलेक्ट करना है ना, ठीक है, क्योंकि ये हम किसी आर्टिकल वगैरह से लेते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च करके इस तरह से, तो आपने लाजमी उसका रेफरेंस ज़रूर देख लेना है। ठीक है, कि उसका जो है वो रेफरेंस, उसका आर्टिकल का रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो है वो हमने लाजमी करनी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें ये सारा डाटा हमने लिख देना होता है। ठीक है, और रेफरेंस की हेडिंग जो है सबसे एंड पे हमने देनी होती है। ठीक है, इन 9 हेडिंग्स के बाद एंड पे आके रेफरेंस की हेडिंग आती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पॉइंट पे क्या है, समरी। ठीक है, समरी में हमने क्या करना है कि ऊपर जो सिचुएशनल एनालिसिस हमने, ठीक है, सारा कलेक्ट किया ना, जो डाटा कलेक्ट किया है थ्रू आर्टिकल्स, ठीक है, या गूगल पे सर्च करके किसी भी तरह से, उसकी हमने समरी कलेक्ट करके यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ना, वो ये दोनों हैं। ठीक है, बाकी तो जो है वो हमें गूगल से भी मिल जाता है, या ठीक है आर्टिकल से मिल जाता है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है, उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर क्या पॉइंट करना है, डिजीज़ कॉजिंग मॉडल। डिज़ीज़ कॉजिंग मॉडल जो होता है ना, ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमें जो भी डिज़ीज़ जो है, मतलब उसकी असाइनमेंट हमें मिली है ना, हमने देखना है कि उस डिज़ीज़ पे कौन से वाला मॉडल अप्लाई होगा। व्हील कॉजेशन हो सकता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मॉडल हो सकता है, या फिर वेब कॉजेशन मॉडल हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें जो हमारे पास ये तीनों मॉडल्स हैं ना, ठीक है, इनकी अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सही हो गया। तो इन तीनों मॉडल्स को जो है वो मैं एक अलग वीडियोस के अंदर जो है वो आपको जो है बता दूंगी। ठीक है, कि कौन कौन सा मॉडल जो है वो किस किस डिज़ीज़ पे लगता है और किस कंडीशन में लगता है। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लें कि डिज़ीज़ कॉजिंग मॉडल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। तीनों में से कोई सा भी हमें जो मतलब असाइनमेंट दी गई है उस पर लग सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो है स्ट्रेटेजिक अप्रोच। स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन यही दोनों हैं जिससे हमारा सारा जो असाइनमेंट होती है वो मतलब कि ऑथेंटिक होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ना, स्ट्रेटेजिक अप्रोच का मतलब है कि हम जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं वो हम जो है वो किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, डिज़ीज़ होने से पहले हम वो इंटरवेंशंस ले रहे हैं, या डिज़ीज़ हो चुकी थी उसके बाद हमने जो है वो इंटरवेंशंस लेनी है। तो इसमें जब हम देखते हैं ना स्ट्रेटेजिक अप्रोच में इसमें हमारे पास जो है वो 3 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, एक मॉडल जो है वो प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन में आता है, कि अगर जो है वो डिज़ीज़ अभी इस कंडीशन में है कि उसने सिम्टम्स बॉडी के अंदर अपीयर नहीं किए थे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन, प्री पैथोजेनिक फेज़ के अंदर वो होती है डिज़ीज़। ठीक है, तो उसमें हम भी प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन लगाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो हमने मॉडल लगाना होता है ना अपने इंटरवेंशन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल मॉडल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पैथोजेनिक फेज़ होती है ना डिज़ीज़, अगर मतलब कि डिज़ीज़ हो चुकी है, उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो मॉडल लगाना है दैट इज़ पैथोलॉजिकल मॉडल या इन्फेक्शियस मॉडल। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही मॉडल हैं। ठीक है, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से मतलब कि डिज़ीज़ कॉज हुई है तो उसको हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ मॉडल उसमें लगा देंगे। ठीक है, और अगर वैसे ही किसी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़ की वजह से जो है वो डिज़ीज़ चल रही है तो उसमें हम पैथोलॉजिकल मॉडल लगा देंगे। ठीक है, मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए कि इसमें इंटरवेंशन हमने करनी किस लेवल पे है। ठीक